चलो जी चलो 194 आर पे चलते हैं। काफ़ी आगे जाएंगे आपको काफ़ी आगे जाना होगा। 194 आर आपको दिखाई देगा। ये है जी आपका पेज नंबर, आपको बता देता हूँ। ये मिल गया जी, पेज नंबर है आपका 19। पेज नंबर 19 पे आ जाओ जी। पेज नंबर 19 पे मैंने आपको 194 आर जो नया सेक्शन आया है वो पूरा दिया हुआ है। अब इस सेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, मेरा हमेशा से कहना ये है, मानना ये है कि आप इस सब्जेक्ट को जब पढ़े, टैक्स के सब्जेक्ट को पढ़े, तो सिर्फ 40 या 50 नंबर पाने के लिए ना पढ़े आप इसको। ये सब्जेक्ट जो है ये आपका, दिस इज वे ऑफ लाइफ। ये आपकी एक जीवन शैली होनी चाहिए ये सब्जेक्ट आपका, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपकी रियल लाइफ के जितना नज़दीक है, इतना नज़दीक सब्जेक्ट और कोई नहीं है आपकी रियल लाइफ में। हर घर में ये सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। चाहे आपके माता पिता बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे सिर्फ रेंटल इनकम आपकी आती हो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने टैक्सेस की चिंता है। नोबडी या लेट मी से कि मैनी पीपल दे डू नॉट केयर कि मेरे अकाउंट्स कैसे बनते हैं। मैनी पीपल आर नॉट कंसर्न कि अमलगमेशन होती है तो उसमें एंट्री क्या करते हैं। साथ साथ में जो कंपनीज नहीं चला रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न की कंपनीज एक्ट क्या कहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर वो व्यक्ति जो किसी भी तरह की कोई भी कमाई कर रहा है, कमाने के क्या जरिए हो सकते हैं। नौकरी करोगे सैलरी कमाओगे, अपना काम करोगे तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी से कमाओगे, रेंटल इनकम कमा सकते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम कमा सकते हो। ये तो है तरीके कमाने के। कहीं से गिफ्ट ले सकते हो, कहीं पे जुआ खेल सकते हो। तो हर वो व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है उसको कभी ना कभी टैक्स तो पे करना ही होगा, टैक्स तो झेलना ही होगा उसको। अब वो टैक्स डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है जैसे इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स तो हम लोगों को सबको पता ही है, जीएसटी वगैरह तो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। एक और बात ध्यान रखिएगा, चाहे कोई व्यक्ति साइंटिस्ट हो, चाहे कोई व्यक्ति डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हर व्यक्ति को अपने टैक्सेस की चिंता है। तो ये सब्जेक्ट घर घर में इस्तेमाल होता है। ये आपके जीवन शैली का एक पार्ट होना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए ये वाला सब्जेक्ट, जिसका नाम है टैक्सेशन। और इस वजह से आप इसको प्लीज़, खुदा का वास्ता है, सिर्फ 40 या 50 नंबर पाने के लिए ना पढ़े कि बस मेरे को 40-50 नंबर आ जाए सब्जेक्ट में मैं पास हो जाऊँ। ऐसे ना पढ़िए। ये आपका दिस सब्जेक्ट गोज मच बियॉन्ड द एकेडमिक इम्पोर्टेंस। तो आप उसको उस गहराई से जाके समझने की कोशिश करेंगे। यू विल रियली चेरिश दिस सब्जेक्ट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, इट इज बिकॉज आपको 194 आर अगर एकेडमिकली पढ़ना हो तो मुश्किल से 2-3 बातें पढ़ेंगे, एकेडमिकली आप उसको कर जाएंगे। लेकिन हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि आप सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं, रादर आप इस सब्जेक्ट को एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं सब्जेक्ट के साथ में। तो 194 आर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन आया फाइनेंस एक्ट 22 में, निर्मला सीतारमण मैडम ने इंट्रोड्यूस करा। 194 आर टाइटल से ही एक कहानी शुरू हो जाएगी हमारी। देखिए टाइटल में क्या लिखा है। टाइटल में वो कहता है वो का मतलब है लॉ मेकर। टाइटल में वो कहता है सेक्शन 194 आर टीडीएस ऑन द बेनिफिट्स और परक्विजिट्स व्हिच आर रिलेटिंग टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो दो बातें आ गई यहाँ पे। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं कर रहा, नौकरी में है, और नौकरी के दौरान उसको कोई बेनिफिट मिलते हैं, कोई परक्विजिट मिलते हैं, तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? आंसर इज नो। नौकरी के दौरान अगर उसे कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिलते हैं तो सेक्शन 192 अप्लाई होगा इंस्टेड ऑफ 184 आर। ये पहली बात हमें समझ आ गई। दूसरा, यहां पे बेनिफिट और परक्विजिट लिखा हुआ है। बेनिफिट और परक्विजिट का मतलब यह है कि आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है काइंड में, इसका मतलब कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर कोई चीज आपको प्योरली कैश में मिल रही हो तो क्या 194 आर अप्लाई होगा? अगेन व्हाट आई वुड से इज आंसर इज नो। आंसर इज नो। 194 आर कहां पे फिट बैठता है? 194 आर वहां पे फिट बैठता है जहां पे कोई एक व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्टिविटी कर रहा है
और उस व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई बेनिफिट, किसी प्रकार के कोई परक्विजिट्स मिलते हैं, तो जो बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा होगा वो इस बेनिफिट और परक्विजिट की वैल्यू के ऊपर ये फैसिलिटी देने से पहले उसके ऊपर टीडीएस काटेगा और बाकी का जो है वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। कैसे होगा, आओ जरा स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ मेन मुद्दे, कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। पहला, पेयर। पेयर कौन है भाई साहब? पेयर का मतलब होता है जो दे रहा होगा। पेयर का मतलब क्या है? जो दे रहा होगा उससे हम लोग बोलते हैं पेयर। जो बेनिफिट दे रहा है, जो परक्विजिट दे रहा है, ही इज द पेयर। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनी बेनिफिट और परक्विजिट। कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को बेनिफिट दे रहा है, परक्विजिट दे रहा है, वो व्यक्ति पेयर है, वो व्यक्ति टीडीएस काटेगा। ऐसा व्यक्ति रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर कि देने वाले का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर देने वाला कंपनी है, अगर देने वाला जो बेनिफिट दे रहा है, परक्विजिट दे रहा है, वो देने वाला अगर एक कंपनी है तो कंपनी ने टीडीएस काटना है, ही इज अ पर्सन। और इसके साथ साथ में अ प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो अ पेयर। तो मान लीजिए कल को कोई मुकदमा वगैरह चलाना होगा तो क्या हम सिर्फ कंपनी के ऊपर चलाएंगे? आंसर इज नो। जो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी है उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफिसर में कौन आएगा भाई? अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नहीं है तो कोई और डायरेक्टर, और कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो यहां पे बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डालनी है टीडीएस की, उसके बारे में बात हो रही है। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, साथ साथ में ध्यान रखिएगा, पेयर इज अ पर्सन हु हैज एग्रीड टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट and makes a payment for the benefit of perquisite to the third party, and not the third party actually which provides or delivers the benefit of perquisite after accepting the payment। क्या मतलब हुआ इस बात का? आओ जरा बात को समझते हैं। मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों मिलके कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूं और आप प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से मेरी कंपनी अब आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट या परक्विजिट देना चाहती है। हम लोगों ने आपस में बात करी तो ये डिसाइड हुआ कि हमारी कंपनी आपको और आपके घर परिवार वालों को सिंगापुर भेजेगी। एक हफ्ते के ट्रिप के ऊपर 100% खर्चा हमारी कंपनी करेगी आपके लिए और आपकी बीवी बच्चों के लिए। आप सिंगापुर जा रहे हैं। अब सिंगापुर के लिए पूरा टूर ऑर्गेनाइज करना है, एयर टिकट भी बुक करनी है, पिकअप भी अरेंज करने हैं, होटल का भी अरेंजमेंट करना है, और फिर होटल के बाद साइट सीइंग के लिए जाना है, उसका भी बंदोबस्त करना है, फिर होटल में वापस आना है, होटल से फिर एयरपोर्ट वापस आना है, एयरपोर्ट से फिर इंडिया वापस आना है, तो पूरा टूर प्लान करना है। तो मान लीजिए मेरी कंपनी ने मेक माई ट्रिप को, MMT को अप्रोच किया और मैंने कहा भाई मेरा एक एम्प्लॉई है या मेरा एक सेल्स डीलर है, उसके लिए टूर ऑर्गेनाइज कर दो, मैं आपको पेमेंट करूंगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको ये बेनिफिट कौन दे रहा है, आपको ये परक्विजिट कौन दे रहा है? क्या आपको ये बेनिफिट या परक्विजिट मैं दे रहा हूं या मेरी कंपनी दे रही है या MMT दे रहा है? आंसर इज मैं दे रहा हूं। मैंने MMT के थ्रू आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी, लेकिन फैसिलिटी दी तो मैंने। तो क्वेश्चन अराइजेस कि टीडीएस कौन काटे? हु इज द पेयर? तो पेयर विल बी माय कंपनी, नॉट द MMT। MMT इज नॉट द पेयर। वो आपको सिर्फ एक चीज फैसिलिटेट करके आपको दे रही है, लेकिन पेयर मैं हूं, टीडीएस मैं करूंगा, MMT नहीं करेगा। ये बात यहां पे पॉइंट नंबर डी में लिखी गई है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। द कंपनी एग्रीज टू अरेंज अ फॉरेन टूर फॉर इट्स डीलर हु हैज अचीव्ड अ सेल्स टारगेट। एक डीलर है, उसने सेल्स टारगेट अचीव करा, उसके लिए मैंने एक टूर ऑर्गेनाइज करना है। Now it is the company has to do TDS and not the tour operator who arranges a foreign tour on behalf of the company। तो आसानी से ये वाला पॉइंट समझ आता है। I don't think कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। Now the second part is that who is the payee।
पेई का मतलब होता है जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है, जिसको ये परक्विजिट्स मिल रहे हैं, वो हमारे पास बन जाता है पेई। तो पेई में कौन आएगा? एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो रेसिडेंट है वो आ जाएगा। व्हाट अबाउट नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट्स के टीडीएस के लिए सेक्शन अप्लाई होता है 195। गुड पार्ट इज कि सेक्शन 195 इज नॉट इन आवर सिलेबस एट सी इंटरमीडिएट लेवल या सीएमए लेवल या फिर कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव, तो हम लोग वो 195 सेक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे द पेई, जो जिसको पैसा मिल रहा है, जिसको बेनिफिट मिल रहा है, दैट शुड बी अ रेसिडेंट पर्सन, नॉट अ नॉन रेसिडेंट पर्सन। The benefit or perquisite must be taxable under the head business and profession for the receiver. It should be taxable either under section 28 और इसके आगे either वर्ड लिखा हुआ तो मिस हो गया है, और under 41, यहाँ पे आएगा, कहाँ लिखूँ मैं, either under section 28 और under section 41। तो दो सेक्शंस हैं, इन दो में से किसी भी सेक्शन में अगर कवर हो रहा होगा तो फिर और अंडर सेक्शन 41। ठीक है जी। तो या तो सेक्शन 28 में उसका बेनिफिट टैक्सेबल हो रहा हो या सेक्शन 41 में उसका बेनिफिट टैक्सेबल हो रहा हो, और उसके आगे लिखा हुआ है इफ द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडेड इज बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, then TDS shall be done under section 192 and will not be done under section 194R। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली थी, अगर बेनिफिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे रहा होगा तो 194R अप्लाई नहीं होगा, फिर वहां पे 192 अप्लाई करेंगे। TDS किस चीज के ऊपर काटना है भाई? अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें शुरू हो जाएंगी। TDS will be done on the value or aggregate value of any benefit or perquisite, whether it is convertible into money or not, which is covered under the head of business and profession, either under section 28 और under section 41। याद रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है वैल्यू ऑफ बेनिफिट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। व्हाट अबाउट कैश बेनिफिट्स? नो टीडीएस ऑन कैश बेनिफिट। सेक्शन 194R is not applicable when the value of benefit is not there, when there is a benefit given in cash, monetary terms में है, तो 194R अप्लाई नहीं होगा। 194R सिर्फ तब अप्लाई होगा जब नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स दिए जा रहे हो, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिए जा रहे हो। साथ साथ में आप कहेंगे सर ऐसे क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नॉन मॉनेटरी के? तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई कुड थिंक ऑफ आर a person giving incentive other than discounts and rebates in the form of cash or kind, such as car, TV, computer, gold chain, mobile phone, cash वोट काट देना, कैश वोट नहीं आएगा यहाँ पे। A person sponsoring a trip for the recipient or his or her relative upon achieving certain targets, तो फॉरेन ट्रिप्स हो सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स हो सकते हैं। A person providing free ticket for a particular event, तो भाई मान लीजिए यूएसए के अंदर कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है, ग्रैमी अवार्ड्स हो रहे हैं, और कंपनी ने कहा जी चलो हम आपको और आपके घर परिवार वालों को ग्रैमी अवार्ड देखने के लिए भेज देते हैं, तो आने जाने का खर्चा भी हमारा और इसके साथ साथ में ग्रैमी अवार्ड्स की टिकट भी हम लोग अरेंज करेंगे, आप जाओ ग्रैमी अवार्ड देख के आओ। तो वो वाला इवेंट के बारे में बात हो रही है। A person gives medicine samples which are free of cost to the medical practitioners, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अगर आप मेडिकल के फ्री सैंपल्स दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी टीडीएस के प्रोविजंस हैं। हालांकि ये थोड़ा सा जाती है, ये नहीं होना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि वो हमारे पास वो डोलो वाली जो कंपनी थी उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वाला एग्जाम्पल फिट बैठता है यहाँ पे। एंड देन any perquisite or benefit which is wholly in cash, then TDS shall not be done under section 194R, that is under this section. Now the question is कि टाइम क्या है, TDS कब काटना है? When we have to deduct the amount of TDS. The TDS has to be done before providing benefit or perquisite.
तो बेनिफिट ऑफ परक्विजिट से पहले, वो फैसिलिटी देने से पहले टीडीएस काटना है। आपको अगर याद हो तो बाकी सेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑन और आफ्टर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ क्रेडिट। तो यहां पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कर दिया भाई फैसिलिटी देने से पहले टीडीएस काटना है। अब फैसिलिटी देने से पहले टीडीएस कैसे हो सकता है, आओ जरा इस बात को एनालाइज करते हैं। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किसी डॉक्टर को एक 20 लाख रुपए की कार दी है एज अ बेनिफिट, एज अ परक्विजिट, जो 194R में कवर हो रहा है। नाउ इस 20 लाख के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। 20 लाख रुपए कार की वैल्यू है, इसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। ये जो 20 लाख की कार की वैल्यू, उसके ऊपर टीडीएस कैसे होगा, क्या तरीका उसका हो सकता है, बी वेरी वेरी केयरफुल। मान लो अगर कंपनी ने कहा कि साहब टीडीएस का अमाउंट हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे, गवर्नमेंट को कंपनी वाले टीडीएस का अमाउंट पे करेंगे, तो फिर ये 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये नेट माना जाएगा, इसका ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। अब जो टीडीएस का रेट है वो है 10%। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना होगा, ऐसी सिचुएशन में हमें ये करना होगा कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसे ग्रॉस माना जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये होगा कि जो 20 लाख रुपए है दैट इज टू बी रिगार्डेड एज अ नेट अमाउंट विच इज आफ्टर टीडीएस। टीडीएस 10% का है तो इसे 90% मानेंगे। तो ग्रॉस कर लेना इसका, 20 लाख को ग्रॉस करोगे तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ये वाला अमाउंट आ जाएगा। और फिर इस अमाउंट का 10% निकालोगे तो ये टीडीएस का फिगर आ जाएगा जो कि कंपनी अपनी पॉकेट से पे करेगी। अच्छा, आप कहते हो सर इतना लंबा काम क्यों कर रहे हो, तो कोई बात नहीं भाई, छोटा काम कर लो जिस पर आपको ठीक लगे। 20 लाख डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, ये वाला अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। ये अमाउंट आपका किस चीज का अमाउंट निकला, टीडीएस का अमाउंट निकला। इतना पैसा कंपनी सरकार के पास जमा करवा दे। लेकिन मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन ये कार दे रही है, हमारे एग्जाम्पल के अंदर एक कार का एग्जाम्पल बना है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ने कार दे रही है वो कहते हैं साहब मैं क्यों अपनी पॉकेट से पे करूं, ये तो डॉक्टर साहब हैं वो पे करेंगे। तो फिर डॉक्टर साहब के ऊपर दो बातें निकल के आती है। पहला, क्या डॉक्टर साहब को सिर्फ कार मिली है और इसके साथ में और कुछ नहीं है, आंसर इज यस। तो फिर डॉक्टर साहब को ये करना होगा कि उस 20 लाख की कार का जो अमाउंट बनता है 10% वो बनता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का अब इनको पे करना होगा टैक्स सरकार के पास। आपको याद होगा, शायद आपको पता होगा, टैक्स की पेमेंट करने के लिए एक चालान यूज होता है, चालान नंबर 280, तो जो एडवांस टैक्स के लिए भी यूज होता है। तो वो एडवांस टैक्स वाला चालान यूज करो, 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दो और वो चालान लाके पेयर को दिखा दो, देखो जी मैंने ये 2 लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया है, अब मेरे को कार रिलीज कर दो। एक और सिचुएशन हो सकती है कि मान लीजिए कंपनी ने कहा कि सब हम आपको 2 लाख रुपए भी देंगे और साथ में 5 लाख रुपए और ऊपर से देंगे, मतलब 20 लाख की कार भी देंगे और 5 लाख रुपए और ऊपर से देंगे। दैट मीन्स नाउ द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इज बोथ इन कैश एज वेल एज इन काइंड। टीडीएस अप्लाई होगा, 194R में टीडीएस अप्लाई होगा जब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों साथ साथ में है। तो अगर प्योरली कैश है तो फिर 194R अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए किसी डॉक्टर को 25 लाख रुपए कैश में दे दिया बेनिफिट या परक्विजिट, तो वो अप्लाई नहीं होगा 194R। लेकिन 20 लाख की कार दी और 5 लाख रुपए का कैश साथ में दिया तो 25 लाख के ऊपर अब टीडीएस होगा। तो ऐसे केस में जो कंपनी दे रही है ये बेनिफिट, वो क्या करेगी, 25 लाख का 10% 2.5 लाख में बनता है। तो कार 20 लाख रुपए की पूरी कार की चाबी हैंड ओवर कर देगी। 5 लाख रुपए का कैश था, उसमें से 2.5 लाख रुपए काट लेगी टीडीएस का पैसा और बाकी का 2.5 लाख रुपए रिलीज कर देगी। तो अगर प्योरली इन कैश है तो 194R अप्लाई नहीं होगा। प्योरली काइंड में है 194R अप्लाई होगा, लेकिन जो रिसीवर होगा उसे चालान नंबर 280 यूज करते हुए एज एन एडवांस टैक्स अपना टैक्स पे करना होगा। उसके बाद वो एसेट रिलीज कर दिया जाएगा। और मान लीजिए मॉनेटरी बेनिफिट भी है प्लस काइंड में भी है, तो जो मॉनेटरी बेनिफिट है उस मॉनेटरी बेनिफिट में से
टीडीएस का अमाउंट काट के बाकी का पे किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर मान लो कि मॉनेटरी वाला इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसमें से पूरा टीडीएस काटा जा सके, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं भाई, जितना है उतना कर लो, बाकी डॉक्टर को बोल देना कि भाई अपना चलान 280 यूज करके अपना एडवांस टैक्स पे करके हमें दिखा दे, हम लोग कार रिलीज कर देते हैं। तो रास्ते हर चीज के हैं, हमारे पास सोल्यूशन हर चीज का है, लेकिन सब्जेक्ट को सीख लो तो हमें सारी बातें खुद समझ आने लग जाएगी। तो टाइम ऑफ टीडीएस क्या है, आओ जरा सीखें। टाइम ऑफ टीडीएस पर आपको सारी बातें समझाई दी हैं। सिंस इट इज इन काइंड, the TDS or the tax payment has to be made in the following manner. पहला, the payer pays the tax out of his own pocket by doing the grossing up. grossing up कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। ये था जी grossing up। ये अगर पेयर अगर ये अपनी पॉकेट से पैसा पे करता है तो अमाउंट कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो मैं। 20 लाख डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, तो ये अमाउंट आ जाता है 2,22,222 रुपये। ठीक है जी। तो इतना पैसा जो पेयर है वो इतना पैसा अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट के पास जमा कर दे और उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज कर दे। दूसरा कंसेप्ट क्या था हमारे पास? दूसरा कंसेप्ट ये था कि पेई का मतलब जिसको मिल रहा है, ही पेज अ कैश टू द पेयर टू मीट द टीडीएस लायबिलिटी। तो भाई जो पेयर है वो कहे जी 20 लाख का 10% बनता है 2 लाख रुपए, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए पे कर देता हूँ और टीडीएस का अमाउंट। या फिर द पेई हिमसेल्फ पेज एडवांस टैक्स एंड गिव्स द चालान टू द पेयर। वो कहे साहब छोड़ो, मैं आपको नहीं दे रहा, लेकिन मैं सरकार के पास डायरेक्टली जमा कर देता हूँ। और चालान नंबर क्या है? चालान नंबर है 280। टीडीएस का रेट कितना होगा? टीडीएस का रेट है 10% का। टीडीएस का रेट है 10% का। उसके बाद कानून के अंदर 184R में ही लिखा गया कि साहब अगर सेक्शन 194R को इंप्लीमेंट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो, किसी प्रकार के कोई डाउट्स आते हो मन में, तो उससे रिलेटेड गाइडलाइंस इशू की जा सकती है। कौन इशू करेगा गाइडलाइंस? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस गाइडलाइंस इशू करेगा, सर्कुलर इशू करेगा, गाइडलाइंस इशू करेगा। और जो भी गाइडलाइंस होंगी दे हैव टू बी लेड डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से पूछ लेना भाई ये गाइडलाइंस हम लोगों ने इशू करी है, अप्रूवल दे दो इसका। और उसके साथ साथ में इट शैल बी बाइंडिंग ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटी एज वेल एज द पर्सन प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और द परक्विजिट। तो जो पेयर है, पेई है, और जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सबके लिए ये वाली जो गाइडलाइंस होंगी ये बाइंडिंग हो जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या 194R से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस इशू हुई है? आंसर इज यस। आंसर इज यस, गाइडलाइंस इशू हुई है। नेक्स्ट, क्या सर आप वो गाइडलाइंस हमें करवाओगे? आंसर इज यस, मैं आपको वो सारी गाइडलाइंस करवा भी रहा हूँ। उन गाइडलाइंस में से जो बातें मेरे को लगता है कि किसी इंटरमीडिएट के लिए रेलेवेंट है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ। क्या कुछ एग्जाम्शन मिलेगा? हाँ जी, एग्जाम्शन भी मिलेगा। कितना एग्जाम्शन है? बहुत अच्छे से करना। कानून कहता है कि भाई अगर वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स एंड परक्विजिट्स इज लेस देन और इक्वल टू 20,000, तो 20,000 या 20,000 से कम का अगर कोई परक्विजिट की वैल्यू है तो हम उसके ऊपर किसी प्रकार का टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन जैसे ही 20,000 से ज्यादा हो गया तो फिर हम उसके ऊपर टीडीएस काटेंगे पूरे के ऊपर। ये जो बेनिफिट्स और परक्विजिट्स हैं, अगर ये बेनिफिट परक्विजिट किसी इंडिविजुअल ने दिए, किसी हिंदू अनमैरिड फैमिली ने दिए, कोई सोल प्रोप्राइटर है बिजनेस का, कोई एचयूएफ है, और अगर वो ये बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा हो तो क्या इन्होंने भी टीडीएस काटना है? आंसर इज यस, इन्होंने भी टीडीएस काटना है, शर्त है। और ये वाली शर्त आपको टीडीएस के बहुत सारे और सेक्शंस के अंदर मिली होगी। शर्त ये है कि पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 100 लाख रुपए से ज्यादा हो अगर बिजनेस का केस है, पिछले साल का टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो अगर वो प्रोफेशन का केस है। तो 100 लाख और 50 लाख की कंडीशन, पिछले साल का टर्नओवर, ये वाली कंडीशन आप लोगों को अच्छे से याद है। ऐसा ही हम लोग बहुत सारे सेक्शन में करते आ रहे हैं, याद कर लो। 194C, 194J, 194H, ऐसे बहुत सारे सेक्शन में हम लोगों ने ये वाली कंडीशन अप्लाई करी है।
वही कंडीशन यहां पे भी लग जाएगी। देन अब आओ यहां पे वो जो गाइडलाइंस थे उसके ऊपर आ जाओ। बेनिफिट और परक्विजिट्स इन काइंड। इफ बेनिफिट्स और परक्विजिट्स आर होली इन काइंड, 100% काइंड में है, या फिर पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 25 लाख रुपए का बेनिफिट देना है, तो 25 लाख रुपए की पूरी एक कार दे दी उदाहरण के तौर पर, या फिर 20 लाख रुपए की कार दी, साथ में 5 लाख रुपए का कैश दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बी केयरफुल। बट सच पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ TDS on the full value of benefit or perquisite. The person doing TDS shall, before releasing the benefit or perquisite, ensures that the TDS has been paid on such value of benefit or perquisite. For this purpose, the recipient would be liable to pay advance tax if TDS could not be done. If the payer may rely on the declaration along with a copy of the advance tax payment challan provided by the recipient confirming that the tax is required to be deducted on the benefit or perquisite has been deposited. भाई इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ क्या मतलब हुआ इस बात का, थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं। मैंने आपको 25 लाख रुपए का बेनिफिट देना है बिजनेस एंड प्रोफेशन के टर्म्स में, जिसमें से 5 लाख रुपए मैं कैश में दे रहा हूं, 20 लाख रुपए की मैं कार दे रहा हूं। अब क्या होगा, 20 प्लस 5 25 लाख, 25 लाख का 10% बनता है 2.5 लाख रुपए। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको कार की चाबियां पकड़ा दूंगा। 5 लाख रुपए कैश में देना था, लेकिन 2.5 लाख का TDS था, तो 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए अपने पास रखूंगा, रिटेन करूंगा TDS के बाद, बाकी का 2.5 लाख रुपए आपको दे दूंगा। ये पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन ले लो, मान लीजिए मैंने आपको देना है 22 लाख रुपए, लेट अस अज्यूम 2 लाख रुपए कैश में दूंगा, 20 लाख रुपए की मैं आपको कार दूंगा। 22 लाख रुपए का 10% बनता है 2,20,000 रुपए। मैं आपको 2 लाख रुपए का कैश दे रहा हूं, लेकिन मेरे को TDS करना है 2,20,000 रुपए का, कैश सफिशिएंट नहीं है। तो अब आपके पास क्या तरीके हैं, 2 तरीके हैं। आप या तो 20,000 रुपए और मेरे को दे दो, तो 2,20,000 रुपये पूरा हो गया, मैं 2,20,000 रुपये का TDS कर दूंगा, कार आपको रिलीज करके दे दूंगा। दूसरा तरीका कि आप 20,000 रुपये का पैसा सरकार के पास जमा करवा दो, फॉर्म या चलान यूज करोगे 280, फॉर्म नंबर 280 शो कर दे रहा कि देखो जी मैंने टैक्स जमा करवा दिया, और उसके बाद मैं कार रिलीज कर दूंगा आपको। ये बात भी ठीक हो गई। 2 लाख रुपए अपने पास रिटेन करूंगा, आप 20,000 रुपये जमा करवाएंगे। तीसरा ही क्या हो सकता है कि मैंने आपको 20 लाख रुपए की कार देनी है, और 20 लाख रुपए की कार के ऊपर मैं अपनी पॉकेट से TDS पे कर दूं, तो उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। या फिर आपको मैंने कहा भाई TDS का पैसा जमा करवाओ आप जाके, तो आपने फॉर्म नंबर 280 फिलअप किया, 20 लाख का 10% 2 लाख रुपये आपने जमा करवाया, और बाकी का जो बेनिफिट था कार का, वो मैंने आपको कार रिलीज करके दे दी। तो ये सारी बातें जो मैंने आसानी से आपको समझा दी, यही बातें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई हैं। आगे की बात करते हैं, द वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू। जो वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट होगा। कानून ने कहा कि भाई जो भी वैल्यू है दैट विल बी द मार्केट वैल्यू, जो भी वैल्यू है दैट विल बी द मार्केट वैल्यू, जो भी मार्केट वैल्यू है वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, मेरे को बाजार से खरीद के देना है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने एक डॉक्टर को कार देनी है 20 लाख रुपए की, तो भाई कार मैं थोड़ी ना बनाता हूं, मैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मैं तो दवाइयां बनाता हूं, तो कार मैं कैसे दूंगा, कार मैं बाजार से खरीद के ही तो दूंगा। तो सरकार ने कहा भाई अगर तो आप परचेज कर रहे हो, द बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइडर हैज परचेज द बेनिफिट और परक्विजिट, मैंने कार परचेज करके दी, देन in this case the value will be the purchase price will be the value for the benefit of for the purpose of benefit of perquisite। तो जितने की भी मैंने कार परचेस करी वो वैल्यू बनेगी। लेकिन मान लीजिए
मैं खुद अपनी तरह से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं कोई खुद अपनी तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूँ, और जो प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वही प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ एज अ बेनिफिट और एज अ परक्विजिट। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी वैल्यू मैं कस्टमर से चार्ज करता हूँ, दैट मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू, जो भी वैल्यू मैं कस्टमर से चार्ज करता हूँ, तो मार्केट वैल्यू दैट विल बी द वैल्यू ऑलवेज द टीडीएस इज टू बी डन। उसके आगे लिखा हुआ है हु टू यूज सच बेनिफिट और परक्विजिट। ये बेनिफिट और परक्विजिट कौन यूज करेगा? बड़ा आसान है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। जरूरी नहीं है कि जिसको ये बेनिफिट और परक्विजिट मिल रहा है वो यूज करे। ऐसा भी हो सकता है कि बेनिफिट और परक्विजिट मिल तो उसको रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट, उसका यूज कोई दूसरा करेगा। उदाहरण के तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर को ऑब्लाइज करना है, डॉक्टर को कहा कि साहब हमारी जो दवाई है आप उस दवाई को प्रमोट करो, हम आपको इसके बदले में 20 लाख रुपए की एक कार देंगे। डॉक्टर ने कहा नहीं यार, कार का क्या करना है, ऑलरेडी 4 कार मेरे पास गैराज में खड़ी है, 5वीं कार का मैं क्या करूंगा। एक काम करो, मेरी बीवी को 20 लाख रुपए का डायमंड सेट दे दो। तुमने देना ही है ना, 20 लाख रुपए का डायमंड सेट लो, मेरी बीवी के लिए वो दे दो। तो अब ऐसी सिचुएशन में बेनिफिट किसको मिल रहा है? बीवी को। वो प्रोडक्ट किसको मिल रहा है? बीवी को। यूज कौन करेगा? बीवी। टैक्सेबल किसके लिए करें? क्या ये टैक्सेबल बीवी के लिए करेंगे? आंसर इज नो। ये टैक्सेबल किसके लिए करेंगे? डॉक्टर के लिए टैक्सेबल करेंगे। ये चीज यहां पे लिखी हुई है कि हु टू यूज द बेनिफिट और परक्विजिट कोई भी यूज करे, उसके घर परिवार वाला यूज करे, लेकिन टैक्सेबल इसके लिए करेंगे, डॉक्टर के लिए करेंगे। देखो पढ़ो, द बेनिफिट और परक्विजिट मे बी यूज बाय ओनर, by director, by employee of the recipient, or their relative who in their individual capacity may not be doing business and professional activity। डॉक्टर की बीवी कोई बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी ना कर रही है, लेकिन ठीक है, उसको अगर दिया गया तो भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। However, TDS is to be done by the person in the name of the recipient entity। तो TDS किसके नाम पे होगा? चाहे आपने डायमंड सेट दिया है डॉक्टर की बीवी को, लेकिन टीडीएस डॉक्टर के नाम पे ही होगा, डॉक्टर के नाम पे ही होगा। ऐसे मैंने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जाम्पल बना के इसमें दिया हुआ है, हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है। मैं आपको समझाता हूं, पहले समझा देता हूं फिर मैं पढ़ा दूंगा। मान लीजिए कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने डॉक्टर को कोई फ्री मेडिसिन दे दी, तो ये बेनिफिट और परक्विजिट टीडीएस होगा। लेकिन ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नहीं करता है, डॉक्टर तो किसी अस्पताल में नौकरी करता है। अब उस डॉक्टर को ये मेडिसिन क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई क्योंकि इस अस्पताल में नौकरी कर रहा है, और ये डॉक्टर अस्पताल में जितने भी केसेस आते हैं वो सारे केसेस इस डॉक्टर के पास आते हैं। तो यहां पे बेसिकली बेनिफिट किसको मिल रहा है? हॉस्पिटल को मिल रहा है। तो क्या होगा? टीडीएस काटा जाएगा हॉस्पिटल के नाम पे। इवन दो वो फ्री मेडिसिन किसके लिए है? डॉक्टर के लिए है, लेकिन टीडीएस काटा जाएगा हॉस्पिटल के नाम पे। डॉक्टर बिजनेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहा, डॉक्टर तो नौकरी कर रहा है अस्पताल के अंदर। अब आप कहेंगे सर फिर अस्पताल वालों ने भी तो बेनिफिट दिया, इसका मतलब इनडायरेक्टली बेनिफिट तो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी से हॉस्पिटल को मिला तो हॉस्पिटल ने बेनिफिट इनडायरेक्टली डॉक्टर को पास ऑन कर दिया। ठीक बात है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? हॉस्पिटल डॉक्टर को जब बेनिफिट पास ऑन कर रहा है फ्री मेडिसिन का, तो फिर वहां पे सेक्शन 192 के प्रोविजन अप्लाई होंगे, टीडीएस ऑन सैलरी। और जब फार्मास्यूटिकल कंपनी हॉस्पिटल वाले को दे रही है तो वहां पे 194 आर अप्लाई करेंगे आप। एक बार फिर से, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक डॉक्टर के थ्रू अपनी दवाइयों को प्रमोट करना है। डॉक्टर जो है एक अस्पताल में नौकरी करता है। अब ऐसे केस में अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर को फ्री मेडिसिन दे दी, तो ऐसा माना जाएगा कि ये फ्री मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अस्पताल को दी और अस्पताल वालों ने डॉक्टर को दी। तो दो जगह टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। जब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अस्पताल को फ्री मेडिसिन दी तो 194 आर वहां पे लगेगा, और फिर जब अस्पताल वालों ने डॉक्टर को दिया तो वहां पे 192 के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। यही बात मैंने आपको यहां पे लिख के दी हुई है।
दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, बट स्टिल एक बार आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो मैंने डॉक्टर की बीवी का एग्जाम्पल दिया था वो बड़ा फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल था जो कि फिट बैठता है। एक और, free medicine samples may be provided by the company to the doctor who is employee of a hospital. The TDS is to be done by the company in the hands of the hospital, as the benefit of perquisite is provided to the doctor on account of him being an employee of the hospital. Thus, in substance, the benefit of perquisite is provided to the hospital. अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये बेनिफिट जो है वो हॉस्पिटल को बेनिफिट मिल रहा है। The hospital may subsequently treat this benefit of perquisite as a perquisite given to the employee and deduct TDS under section 192. In such case, it would be first taxable in the hands of the hospital and allow a deduction of salary expenditure. Thus, ultimately, the amount would get taxed in the hands of the employee doctor and not in the hands of the hospital. Hospital can get the TDS credit under section 194 by furnishing the ITR. तो दो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं जैसा मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि साहब जो एसेट या जो प्रोडक्ट या जो बेनिफिट इन काइंड दे रहे हैं क्या वो कैपिटल एसेट होना चाहिए? ऐसे तो जरूरी नहीं है, कैपिटल एसेट हो या ना हो। जैसे आप याद करो कैपिटल गेन्स का हम लोग चैप्टर करते हैं तो वहां पे हम लोग ये कहते हैं भाई अगर कोई ज्वेलरी आइटम है तो वो कैपिटल एसेट है, तो बीवी को अगर डायमंड सेट मिल रहा है तो वो तो कैपिटल एसेट है। लेकिन मान लो डॉक्टर ने कहा कि साहब मेरी बीवी को आईफोन 14 प्रो मैक्स दिलवा दो, 2 लाख रुपए का आएगा या 1.5 लाख रुपए का आएगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स दिलवाओ मेरी बीवी को, मैं आपकी दवाई प्रमोट कर देता हूं। तो अब आईफोन 14 प्रो मैक्स किसी भी लिहाज से कैपिटल एसेट तो है नहीं, जाके पढ़ो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। तो क्या अभी भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे? आंसर इज यस। कानून में कहीं नहीं कहा गया कि टीडीएस तब होगा जब एसेट कैपिटल एसेट होगा। यही बात हमने यहां पर लिखी है, the asset which is given as a benefit of perquisite may be the capital asset or not capital asset हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि कोई कार हो सकती है, लैंड हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा में मोबाइल फोन आ जाएगा। But in the hands of the recipient, it is a benefit or perquisite and thus it is liable to TDS. Further, if such asset is used by the receiver as a business asset, then benefit included as an income in his ITR, it would be deemed to be the actual cost of the asset for the purpose of charging depreciation under section number 32. क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हो गया कि साहब मान लीजिए जिसको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर उस प्रोडक्ट को वो एक्चुअल में अपने बिजनेस के अंदर ही इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डॉक्टर को दिया कार, 20 लाख रुपए की कार, और डॉक्टर ने उस कार को अपने बिजनेस एसेट के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर कार को ऐड कर दिया, तो क्या डॉक्टर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस। अगर आंसर इज यस तो फिर कॉस्ट क्या होगा? जिस वैल्यू के ऊपर टीडीएस काटा गया, जो वैल्यू इनकम माना गया, जिसके ऊपर टीडीएस काटा गया, वो वैल्यू ही कॉस्ट ऑफ द एसेट बन जाएगा फॉर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन नंबर 32। ये बात मैंने आपको यहां पे लिख के दे दी है, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हुए हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। जो गाइडलाइंस इशू हुई है उसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात बोली गई है डिस्काउंट्स के बारे में, कि क्या अगर कोई डिस्काउंट्स, कोई रिबेट्स वगैरह दिए जाते हैं तो क्या उसको भी बेनिफिट और परक्विजिट बना जाएगा? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम उसको बेनिफिट और परक्विजिट नहीं मानेंगे और उसके ऊपर 194R के टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। सेल्स डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट्स, रिबेट्स अलाउड to the customers are also the benefits or perquisites. They are the benefits or perquisites, but no TDS has to be done on these. ये है तो benefit, ये है तो perquisite, लेकिन इसके ऊपर किसी भी प्रकार के TDS के प्रोविजन हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे।
कई बार होता है कि ज्यादा खरीदने पे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, उसके बारे में क्या होगा? बाय मोर की कैटेगरी हमारे पास आ रही है, जहां से बढ़ेगा। इफ अ सेलर इज सेलिंग एन इट्स आइटम from its stock in trade to the buyer and offers an extra quantity over and above the quantity purchased exceeding the limit set by the seller, then seller is not required to do TDS on the value of such extra items which have been offered. कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। मैं आपको इसमें एक चीज़ ये बता भी देता हूँ। आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान में जो शराब की दुकानें हैं, जिनको हम लोग शराब के ठेके बोलते हैं, तो जो शराब के ठेके के मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो लाइसेंसी होते हैं, इनको शराब वाली कंपनी से बेनिफिट किस प्रकार से मिलता है? इसी प्रकार से जो अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा कि बहुत सारी डेयरीज है पूरे इंडिया में जहाँ पे दूध बेचा जाता है, उनको भी ऐसा ही बेनिफिट मिलता है। तो शराब वालों का भी और दूध वालों का भी सेम प्रोसेस चलता है। कैसे? मान लीजिए शराब वाले ने एक पर्टिकुलर कंपनी की 500 बॉटल्स परचेज करी, तो कंपनी वाले कहते हैं भी देखो ऐसा 500 बॉटल पे ना हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने 750 बॉटल परचेज करी तो हम 25 बॉटल उसके ऊपर आपको फ्री देंगे। तो अब ये जो शराब का ठेके वाला है ये क्या करता है, 750 बोतल खरीदता है, 25 उसको फ्री मिलती है, टोटल होगी 775। अब वो 775 को बाजार में बेचता है, तो जो 25 फ्री में मिल रही है उसको भी बाजार में बेच रहा है। इसी प्रकार से जो दूध वाले हैं, जो डेयरी वाले हैं, उनके साथ भी ऐसे होता है। एक कंपनी, मान लो अमूल की बात करें, अमूल वालों ने डेयरी वाले को कहा भी देख ऐसा है, तू अगर एक दिन में 100 लीटर दूध परचेज करेगा तो हम आपको, तेरे को कोई बेनिफिट नहीं देंगे, लेकिन तू अगर हमसे 150 लीटर खरीदेगा तो 10 लीटर हम तेरे को फ्री देंगे। अब वो जो डेयरी वाला है उसने 150 लीटर खरीदा, 10 लीटर उसको फ्री में मिला, टोटल 160 लीटर हो गया। वो 160 लीटर बेच के अपनी दुकानदारी करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल रही है, क्या ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी के ऊपर टीडीएस लगेगा? इन्होंने कहा नहीं, नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी टीडीएस। इसको बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा? आंसर इज नो, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। दूध वाले को ये जो एक्स्ट्रा 10 लीटर मिला, शराब के ठेके वाले को ये जो एक्स्ट्रा बोतल 25 बोतल मिली, वो बेनिफिट तो है, परक्विजिट तो है, लेकिन टीडीएस उसके ऊपर नहीं काटा जाएगा। सेक्शन 194R उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद ये एक पॉइंट ऐसा है जो मेरे को बार बार खल रहा है, फ्री सैंपल्स। क्या फ्री सैंपल्स के ऊपर टीडीएस होना चाहिए? आई स्टिल बिलीव कि शायद नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ है कि फ्री सैंपल्स के ऊपर हम लोग टीडीएस करेंगे, विच आई बिलीव शुड नॉट बी देयर, बट चलो कोई बात नहीं। TDS has to be done on the value of free samples which have been provided by the seller to the buyer. इसको मार्क करना एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है छोटा सा केस स्टडी बन के इसके ऊपर आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाए, या अभी मार्च के महीने में RTPs MTPs रिलीज होंगे उसके अंदर आ जाए। ये आएगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला पॉइंट। मैं आपको उसका एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप सभी ने एक यूट्यूब चैनल देखा होगा, टेक्निकल गुरुजी, और उसके अंदर मेरे ख्याल से जो उसका ओनर है उसका नाम गौरव है। मेरे को पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा, गौरव ही याद आ रहा है। तो टेक्निकल गुरुजी का जो ओनर है गौरव, उसकी बात करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए पूरे वर्ल्ड में, एप्पल की फ़ोन्स की बात कर लो, या अभी हाल फिलहाल में एप्पल वालों ने अपनी नया मैकबुक लॉन्च करा है जिसे लैपटॉप बोलते हैं, तो वो सबसे पहले टेक्निकल गुरुजी गौरव के पास जाते हैं, कहते हैं साहब ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दो और इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर दो अपने चैनल के ऊपर, इसकी जो खूबियाँ हैं वो बता दो, खामियां ज़्यादा मत बोलना, एक दो खामियां बोल देना कवर अप जॉब करने के लिए, लेकिन उसके अलावा खूबियां खूब कर देना इसकी, ताकि हमारा प्रोडक्ट फेमस हो जाए। अब यहाँ पे टेक्निकल गुरुजी जो गौरव है उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि प्रोडक्ट जो उसने प्रमोट करा वो प्रोडक्ट साथ में अपने पास रख ले, कंपनी ने कहा भाई प्रोडक्ट भी तू रख लियो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कंपनी ने कहा भाई प्रोडक्ट प्रमोट कर दे,
इसका हमसे तू पैसा ले ले और उसके बाद प्रोडक्ट हमें वापस कर दे। तो दोनों अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर टेक्निकल गुरुजी चैनल के ऊपर गौरव अगर वो क्या कर रहा है, पैसे लेके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखता, प्रोडक्ट प्रमोट किया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को वापस कर दिया और अपने चैनल पे प्रमोट करने के लिए पैसे ले लिया, तो वो नॉर्मल आपकी 194J प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर आके टीडीएस हो जाएगा उसके ऊपर। और आपको याद होगा 194J में हम लोग ये भी करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज विच आर टेक्निकल इन द नेचर, प्रोफेशनल सर्विसेज नॉट टेक्निकल इन द नेचर, तो वो वाली बात सारी। उसके बाद अब मान लीजिए अगर यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, गौरव है, टेक्निकल गुरुजी है, उसको कहा कि भाई तू प्रोडक्ट प्रमोट कर दे और उसके बाद प्रोडक्ट भी तू ही रख लियो, तो वहाँ पे 194R अप्लाई होगा। इसी प्रकार से आपने राजीव मखनी का चैनल भी फॉलो किया होगा, वो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है और इस प्रकार से टेक्निकल गुरुजी जैसा चैनल एक उसका भी है। तो ऐसे सारे केसेस, और ये सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, 2 नाम लिए हैं, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत सारे हैं, सबके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रेलेवेंट बन जाता है। इसको मार्क कर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आओ ज़रा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेगा इसको। और ये जो जितनी बातें मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ ना, ये वाली, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, फ्री सैंपल है, उसके अलावा ये सब मेरी मन गढ़ंत नहीं है, ये सारी गाइडलाइंस हैं जो कि सरकार ने इशू करी है। पढ़ी गए, द प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज्ड बाय द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, if a social media influencer is given a product by the manufacturing company so that is given the product, social media influencer is given the product by the manufacturing company so that he can use that product and make audio video to speak about that product in the social media, and if the product is returned to the manufacturer, ये बड़ा ज़रूरी है कि प्रोडक्ट इज रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर, अगर ये प्रोडक्ट वापस कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आफ्टर यूजिंग इट फॉर द पर्पस, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बेनिफिट और परकोसेट एंड नो टीडीएस शैल बी डन अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में नहीं लगेगा, मैंने कहा 194J में लगेगा। हाउएवर इफ द प्रोडक्ट इज रिटेन्ड, if the product is retained, then it will be regarded as benefit of perquisite and TDS will be applicable under this section, that is 194R। फिर क्वेश्चन आता है कि साहब जब हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 20,000 की जो वैल्यू है, वो 20,000 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज टू बी डन फॉर द जीएसटी अमाउंट, तो क्या जीएसटी को इंक्लूड करके 20,000 पर चेक करना है या जीएसटी को हटा के 20,000 पर चेक करना है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपने जीएसटी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। तो आपने जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में बात की गई है, कुछ डीलर्स कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात की गई है। ये सारी गाइडलाइंस है जो कि 194R सेक्शन से रिलेटेड है। आइए जरा समझते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। हाँ, जरा समझिएगा। मान लीजिए कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि मैं अपनी और आपकी बात करता हूं। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, आप मेरे डीलर हैं। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, आप मेरे डीलर हैं। मैं अपना प्रोडक्ट आपको देता हूं और आपने उस प्रोडक्ट को आगे बेचना है। तो मान लीजिए आपकी दुकान है जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को रख के बेचेंगे, डिस्प्ले करेंगे, बेचेंगे। तो भाई अगर दुकान आपकी है, मुनाफा आपका है, तो उस पर डिस्प्ले करने के बाद डिस्प्ले करने का जो एरिया है उसको भी तो मेंटेन आपने करना है। लेकिन मान लो एज ए मैन्युफैक्चरर मैंने आपको सपोर्ट दिया, मैं कहा चलो ठीक है जी, आपका सारा डिस्प्ले का जो काम है वो मैं संभालूंगा, उसके ऊपर खर्चा मैं कर दूंगा। तो दैट मीन्स खर्चा आपका है लेकिन कर मैं रहा हूं, आपके खर्चे को मैं पे कर रहा हूं या मैं उसको रीइंबर्स कर रहा हूं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अच्छे से पढ़िएगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहा गया है।
एनी एक्सपेंडिचर विच इज द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन कैरिंग आउट अ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप अब दुकानदारी कर रहे हैं, खर्चा आपका है। एनी एक्सपेंडिचर विच इज द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन डूइंग बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं, खर्चा करना लायबिलिटी आपका है। इफ मेट बाय द अदर पर्सन, लेकिन वो खर्चा मैंने कर दिया, इज मेट बाय द अदर पर्सन is in fact the benefit of perquisite provided by the second person to the first person. I'm the second person, you're the first person. In course of business and profession, example can be traveling expenses, boarding and lodging expenses. Definitely taxable होगा, definitely इसके ऊपर TDS के provision apply होंगे under section 194R. डीलर्स कॉन्फ्रेंस, ये एक मेरे को लगता है कि शायद एग्जामिनर इसका पॉइंट पूछ ले डीलर्स कॉन्फ्रेंस का। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगेन वही कंसेप्ट आएगा कि मैं मैन्युफैक्चरर और आप मेरे डीलर, और जैसे आप डीलर हैं ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हजारों हजारों और डीलर हैं। तो मैंने क्या किया, एज ए मैन्युफैक्चरर मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया अपना, और मैं उस नया प्रोडक्ट के लिए चाहता हूँ कि आपको मैं ट्रेन करूँ, आपको मैंने ट्रेनिंग देनी है। अब सिर्फ आपको नहीं देनी, आप जैसे और हजार लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने सारे डीलर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया। मैंने आपको कहा कि साहब आप अक्रॉस इंडिया से सारे डीलर दिल्ली आ जाओ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, 2 दिन की ट्रेनिंग है, और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को अपने शहर के अंदर बेचना। नाउ ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको आपके शहर से यहाँ पे दिल्ली बुलाया, हवाई जहाज की टिकट दी, दिल्ली में होटल में रहने का मैंने बंदोबस्त करा, फिर एक ऑडिटोरियम बुक करा जहाँ पे मैंने आपको ट्रेनिंग दी, 2 दिन के लिए खाना पीना भी मैंने अरेंज करा। तो मैंने तो आपको बहुत सारे बेनिफिट दिए, मैंने तो आपको बहुत सारे परक्विजिट्स दिए। क्या ये बेनिफिट और परक्विजिट्स आपके लिए टैक्सेबल होंगे? आंसर इज बिग नो, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये आप किसी एक को नहीं दे रहे, ये आपको सबको दे रहे हो इस वजह से। अच्छा, फिर यहां पे बात ये आती है कि साहब मान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस है, एग्जाम्पल ले लेता हूं, कॉन्फ्रेंस है 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कुछ डीलर्स ऐसे हैं जिनको मैंने 25 तारीख को ही रात को बुला लिया। भाई उनके यहाँ से फ्लाइट 26 तारीख की लेट थी और 26 तारीख सुबह मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करना था। तो मैंने सारे डीलर्स को या कुछ डीलर्स को मैंने 25 तारीख को बुला लिया, कुछ डीलर्स 26 तारीख सुबह पहुंच रहे। इसी प्रकार से वापस जाने का जब टाइम है तो कुछ डीलर 26 तारीख शाम को वापस जा रहे हैं, कुछ डीलर 27 तारीख को वापस जा रहे हैं। तो भाई आने जाने की टिकट तो ठीक है, 26 तारीख की भी, 25 तारीख की भी हो सकती है, 27 की भी हो सकती है। ऐसी होटल में रहने का जो बंदोबस्त है वो 25 का भी हो सकता है, 26 का भी हो सकता है, 27 का भी हो सकता है। तो क्या वो एक दिन एक्स्ट्रा, जिस दिन कॉन्फ्रेंस है उससे एक दिन पहले वाला और उससे एक दिन बाद वाला जो एक दिन एक्स्ट्रा है, क्या उसको भी परक्विजिट माने? क्या उसके ऊपर भी टीडीएस लगाए? सरकार ने कह दिया नहीं भाई नहीं, उसको कोई परक्विजिट नहीं मानेंगे, उसको कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन मान लो कॉन्फ्रेंस है 26 तारीख की, मैंने आपको बुला लिया 24 तारीख को, 2 दिन पहले बुला लिया, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा एक दिन है, एक दिन, क्योंकि एक दिन पहले वाले तो वैसे नहीं मान रहे, तो 24 तारीख वाला जो बेनिफिट है वो हम लोग टैक्सेबल करेंगे, उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होंगे। इसी प्रकार से 26 की कॉन्फ्रेंस है, 27 को भेजना था, 27 को ना भेज के मैंने 28 और 29 को भेजा, तो जो 28 और 29 है उसको भी बेनिफिट मानेंगे, परकों से मानेंगे, टीडीएस के प्रोविजन 194R पे अप्लाई हो रहेंगे। ये सारी बातें डीलर्स कॉन्फ्रेंस की हेडिंग में दी हुई है, करके जाइएगा। हो सकता है एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस पूछ ले। क्या कहता है? कहता है डीलर्स कॉन्फ्रेंस टू एजुकेट द डीलर about the product of the company. The expenditure pertaining to the dealer or business conference would not be considered as a benefit or perquisite in case where the dealer or a business conference is held with a prime object to educate the dealer or the customer about any of the following or similar aspects. अगर डीलर्स की मीटिंग इन पर्पसेस के लिए हो रही है तो उसके ऊपर 194R के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। क्या पर्पस है? न्यू प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च्ड,
नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए डीलर्स मीटिंग हो रही है, डिस्कशन एज टू हाउ द प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर्स, हमारा सामान दूसरों के मुकाबले में बेटर कैसे है, उससे रिलेटेड कोई मीटिंग हो रही है, ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डीलर्स एंड कस्टमर्स, टीचिंग सेल्स टेक्निक्स टू द डीलर्स और कस्टमर्स, addressing queries of dealers and customers, reconciliation of accounts with dealers and customers। अगर इन वजहों से डीलर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें जो भी रहना खाना पीना आने जाने का बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर 194R के टीडीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। However, such conference must not be in the nature of incentive or benefit to selected dealers or customers who have achieved any particular targets। तो भाई ये किसी selected group के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, it is not necessary that all dealers are required to be invited in a dealer or business conference for a expense to be not considered as a benefit or perquisite for the purpose of tax deduction under 194R। अगेन वो ये उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर 1000 डीलर है तो जरूरी नहीं है 1000 को ही आना है या 1000 को ही बुलाना है, अगर आपने 1000 से कम लोगों को बुला लिया तो भी 194R के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा, फर्दर इन द फॉलोइंग केसेस एक्सपेंडिचर वुड बी कंसिडर्ड एज अ बेनिफिट और परकोजिट। कुछ केसेस में ये जो खर्चे हो रहे हैं डीलर्स मीटिंग के, इसको हम लोग बेनिफिट और परक्विजिट मानेंगे, 194R लगाएंगे। कौन कौन सी सिचुएशन है? विद द एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू लेयर ट्रिप और लेयर कंपोनेंट इवन इफ इट इज इंसिडेंटल टू और डीलर्स और बिजनेस कॉन्फ्रेंस। तो भाई आप दिल्ली आ रहे हो बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा भाई कॉन्फ्रेंस 26 तारीख को खत्म हो जाएगी, आप 4-5 दिन दिल्ली में रहना, दिल्ली में टूर करना, घूमना फिरना, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली में देखने लायक, वो सारे देखने के लिए जाना खर्चा हमारी कंपनी करेगी। तो इस प्रकार से कोई लेयर ट्रिप है या लेयर कंपोनेंट है तो फिर उस लेयर ट्रिप और लेयर कंपोनेंट के ऊपर टीडीएस अप्लाई होगा 194R का। एक्सपेंडिचर incurred for the family members accompanying the person attending dealers और बिजनेस कॉन्फ्रेंस। आप डीलर हैं, आपको मैंने दिल्ली में बुलाया, लेकिन आपने अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को कहा यार 26 तारीख है, 26 जनवरी है, मेरी तो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आप भी चलो दिल्ली चलो, 26 जनवरी की परेड देखने के लिए चले जाना। तो आप 26 जनवरी की परेड देखना, मैं अपनी बिजनेस की कॉन्फ्रेंस करता रहूँगा। तो ऐसे केस में कंपनी ने जो आपके बीवी बच्चों के ऊपर खर्चा किया वो परक्विजिट माना जाएगा, उसके ऊपर 194R के प्रोविजन अप्लाई होंगे। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ डीलर और बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर अ डे विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और ओवर स्टे बियॉन्ड द डेट ऑफ सच कॉन्फ्रेंस। जैसे मैंने आपको कहा 26 तारीख की कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपने 26 तारीख के बाद भी दिल्ली में रुके या 26 तारीख से पहले भी आप दिल्ली में रुके, तो वो परक्विजिट माना जाएगा, बेनिफिट माना जाएगा। एक्सेप्शनल केस क्या है? 1 डे बिफोर एंड 1 डे आफ्टर। यहां पे इन्होंने ये बात लिख के भी दी है, यहां पे लिखा हुआ है हाउ एवर अ डे इमीडिएटली प्रायर टू द एक्चुअल स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड डे इमीडिएटली फॉलोइंग द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ओवर स्टे। तो ओवर स्टे जो है वो बेनिफिट है, परक्विजिट है, 194R लगेगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले और कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद ओवर स्टे नहीं माना जाएगा। देन उसके बाद इन्होंने कुछ और चीजें दी हैं। देन इन्होंने ये कहा कि साहब व्हाट अबाउट एम्बेसी एंड हाई कमीशन, क्या एम्बेसी और हाई कमीशन के केस में भी 194R के प्रोविजन अप्लाई होंगे? एंड आप में से जितने भी स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं ये बात बहुत अच्छे से मानता हूँ कि आपको हाई कमीशन और एम्बेसी का फ़र्क बहुत अच्छे से पता है। कई बार मैंने इसके बारे में क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। चलिए आगे देखिएगा। TDS under 194R shall not be applicable on the benefits or purposes which are provided by the United Nations, international organizations
whose income is exempt under Asian Development Bank Act 1966 or an embassy, high commission, legation, commission, consulate और trade representations of the foreign states. तो कहने का सीधी सी बात ये है कि एम्बेसी और हाई कमीशन अगर कोई बेनिफिट और प्रपोजल दे रहा हो तो उसके ऊपर 194R के प्रोविजंस को आपने अप्लाई नहीं करना है. व्हाट अबाउट बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स? अगर किसी को अपनी कंपनी के बोनस शेयर्स इशू करके दे दिए, राइट शेयर्स इशू करके दे दिए, तो क्या वो भी बेनिफिट माना जाएगा? क्या उसके ऊपर भी 194R के प्रोविजन अप्लाई होंगे? आओ जरा देखें. 194R is not required to be deducted on issuance of bonus shares or right shares by the public company where the bonus shares are issued to all shareholders by such company or right shares are offered to all shareholders by such company. तो अगर एक कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे रही है, सारे शेयर होल्डर्स को राइट का ऑफर दे रही है, तो फिर उसके ऊपर 194R के टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे. व्हाट अबाउट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन विच इज वेव्ड ऑफ? अगर आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और आपने उसको वेव ऑफ कर दिया है तो क्या होगा? बैंक इज नॉट लायबल टू डू टीडीएस अंडर 194R on the principal amount of the loan waived off under one time settlement. तो अगर कोई वन टाइम सेटलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट को माफ कर दिया, पार्शली माफ कर दिया, पार्शली चार्ज करना है, पार्शली लोन माफ कर दिया, तो वो भी बेनिफिट तो है, परक्विजिट तो है, लेकिन 194R में टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे. जो मेरे को लगता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट है ये वाला, इसको आप मार्क कीजिएगा एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो मैंने आपको कहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक मैं आपको कह रहा हूं ये डॉक्टर्स वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है. freebies which are given by the pharmaceutical companies to doctors. जो मैंने डोलो वाला एग्जांपल दिया था लगभग 1 घंटा पहले, तो डोलो वाले एग्जांपल से ही ये वाली सारी डिस्कशन स्टार्ट होती है. ध्यान से देखेंगे. Though the expenditure of freebies or gifts which are given to the doctors are not deductible in the hands of the pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 37 के मुताबिक ये जो फ्री गिफ्ट्स डॉक्टर्स को दे रहे हैं उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हैं. द वैल्यू और बेनिफिट ऑफ द परक्विजिट्स शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर. इवन तो वो पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए तो वो इनकम है, डॉक्टर्स के लिए तो वो इनकम है, डॉक्टर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डॉक्टर्स के लिए बिजनेस है, प्रोफेशन में, उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे. The freebies which are received by the doctor are taxable under section 28 or maybe section 41. Thus, pharma companies will be liable to do TDS if the value of the benefit or perquisite provided by them to the resident doctor exceeds 20,000 rupees in a financial year. तो अगर कोई freebies, कोई भी benefits, कोई भी perquisites अगर डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं और वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल कंपनी वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो नहीं कर पाएगी, लेकिन स्टिल उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे सेक्शन 194R के. फर्दर, फ्री सैंपल्स आर ग्रांटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. इट वुड नॉट बी अलाउबल एज अ डिडक्शन. फर्दर इट शुड बी सब्जेक्टेड टू टीडीएस अंडर दिस सेक्शन. तो फ्री मेडिसिन, फ्री सैंपल्स, उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. इलस्ट्रेशंस हैं कुछ, मैंने आपको इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, आप अच्छे से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा. इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो कहता है, अ कंपनी intends to gift a watch worth 50 lakh rupees to a resident film actress who has undertaken advertisement and promotional activity for it on the remuneration basis. Is the TDS to be done under section 194R? मेरे बेटा ध्यान रखना, 194R हर जगह अप्लाई होगा. It's not only for doctors and pharmaceutical companies. हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है that it was because of doctors and pharmaceutical companies, लेकिन whether it is only for doctors and pharmaceutical companies, answer is no.
तो ये सब जगह अप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे मैंने फिल्म एक्ट्रेस का एग्जाम्पल आपको दिया है, वहां पे भी अप्लाई होगा। In this situation, Section 28 is applicable. An amount of 50 lakh rupees shall be taxable for the actress as her PGBP income. On this, TDS of 10% is deductible, that is 5 lakh rupees. The company should gift watch only after the film actress deposits the amount of TDS of 5 lakh rupees with the company. Alternatively, the company should deduct TDS out of the payment that may be due टू द एक्टर्स फॉर द प्रमोशन। अगर कुछ पैसा देना है तो उसमें से काट लेना, नहीं तो एक्टर्स को बोलो कि टैक्स जमा करवा दे, फॉर्म नंबर 280 चालान यूज करके पैसा जमा करवा दे, हमें प्रूव कर दे, उसके बाद हम लोग घड़ी तेरे को दे देंगे। इन द अबव केस, सपोज द कंपनी इंटेंड्स टू गिफ्ट अ वॉच ऑफ 5 लाख रुपए एंड गिफ्ट ऑफ 7 लाख रुपए बाय चेक, हाउ द TDS शुड बी डन? 50 लाख प्लस 7 लाख इज 57 लाख। 57 लाख का 10% बनता है हमारा 5.7। तो 7 लाख रुपए में से जो कैश में देना है या चेक में देना है, 7 लाख में से 5.7 काट लेना, कितना बचेगा? 1.3 बचेगा। तो 50 लाख रुपये की वो घड़ी दे देना और 1.3 का उसको चेक बना के दे देना, और इस प्रकार से TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। नीचे मैंने सोल्यूशन में आपको दिया हुआ है। तो मेरे बेटा, यहाँ तक मैंने आपके साथ बिजनेस एंड प्रोफेशन के और उसको रिलेट करते हुए 194R तक के मैंने आपको वो करवा दिए, जो अमेंडमेंट्स है वो डिस्कस कर दिए। अब 194R और बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद कुछ और चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कैपिटल गेन्स एक हमारे पास चैप्टर है। कैपिटल गेन्स एक हमारे पास चैप्टर है। कैपिटल गेन्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो आपने यूज करना है वो है 331। कोई अमेंडमेंट तो है नहीं है, लेकिन हाँ एक रिमाइंडर के तौर पर मैंने आपको दे दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई। क्लबिंग ऑफ इनकम नो अमेंडमेंट। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज नो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट है लेकिन हमारे सी इंटरमीडिएट के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहा।